बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। समझ लीजिए कि आज हम और आप अगर गुफ्तगू कर रहे हैं तो ये कोई आप समझ लें कि बड़ी ही कोई अनहोनी सी हो गई है, कोई बचत हो गई है, वरना इस वक्त तक शायद हम तीसरी जंग अजीम की शुरुआत मुकम्मल तौर पर देख चुके होते अगर चंद घंटे पहले अमेरिका बैलिस्टिक मिसाइल जो यमन ने फायर किए हैं उनको एन मौके के ऊपर ना रोकता, चंद सेकंड की अगर देरी होती तो शायद इस वक्त तक आप देखते कि पूरी दुनिया के अंदर मिसाइल चल चुके होते और इतनी तबाही हो चुकी होती कि ऐलानात हो चुके होते कि अब हमला इस पर हो रहा है, फलाना मुल्क हमला कर रहा है, वो फोर्सेस जा रही हैं, फलाना हो रहा है। यानी आप सोच लीजिए जो शुरुआत होती है तीसरी जंग अजीम की वो शायद इस वक्त तक शुरू हो चुकी होती। ये मामला इस तरह से हुआ है कि आप ये जो मनाजिर देख रहे हैं इस वक्त, हमास ने जो लेटेस्ट जारी किए हैं कि जो सड़कों पर वो आ गए हैं गजा की और वहां पर लोगों ने जो उनका इस्तकबाल किया, ये तो आगे चलकर आपको डिस्कस करके बताएंगे कि ये तो एक कहानी अलग है। उससे ज्यादा भयानक मामला ये हुआ है कि यूएस का जो मेसन है, यानी जो उसका शिप है, वॉरशिप जिसे हम कहते हैं, यूएसएस मेसन वॉरशिप, इसके ऊपर यमन की जानिब से आज दो टोटल हमले हुए हैं। पहला हमला समझ लीजिए क्या हुआ और दूसरा इतना ड्रामाई अंदाज में था कि बिल्कुल फिल्मों वाला सीन है कि यूएस की फोर्सेस आ गई, सारा कुछ आ गया। सूरत हाल ये पैदा हुई है कि पहले दो गाइडेड मिसाइल हमला किया गया यमन की जानिब से अमेरिका के वॉरशिप के ऊपर जो तकरीबन 14 अरब डॉलर का है, ये समझिए, और इस पर हमला किया गया तो बिल्कुल लास्ट मोमेंट के ऊपर इसने इंटरसेप्ट कर लिया और वो मिसाइल जाकर पानी में गिरे। कितनी दूर गिरे? हार्डली को 10 से 12 किलोमीटर दूर गिरे होंगे और 10 से 12 किलोमीटर को मायने नहीं रखते हैं जब इतने बड़े पैमाने पर आप सैकड़ों किलोमीटर का फासला तय करके आते हैं। और ये यमन ने किया। इसराइल को हमला जो था वो तो महंगा पड़ा, लेकिन अमेरिका का जो ये डिस्ट्रॉयर था, अगर ये ना एन मौके पर करता तो आप ये सोचिए इस वक्त अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो खत्ते के अंदर है, या ये यूएसएस मेसन जो इसका वॉरशिप है, डिस्ट्रॉयर है, ये मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाता और उसके बाद अमेरिका यहां पर मुकम्मल तौर पर तीसरी जंग अजीम छेड़ देता और उसके बाद उसका एयरक्राफ्ट कैरियर आता, जहाज उड़ते, पूरी फोर्स के साथ वो हमला कर देते। और जब वो हमला करते तो ईरान बैक पर हमला कर देता, ईरान करता तो फिर रूस कूद पड़ता और उसके बाद अमेरिका के फौजी अड्डों पर खित्ते में, यानी आप वो जंग देखते हैं कि जिसका हम लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और ज़हन में रखिएगा ये एक दफा इंटरसेप्ट उन्होंने कर लिया है, जरूरी नहीं है कि हर दफा हो, कभी कभार ये भी है कि मिस हो जाता है। अगर इस सारी सूरत हाल में कोई ऐसा आ जाए जो बहुत ज्यादा आवाज की रफ्तार, जैसे अल्फतह मिसाइल अगर हम 2 की बात करें तो वो आवाज की रफ्तार से 15 गुना ज्यादा तेज है, जिस पर ईरान ने दावा किया हुआ है कि उसको अमेरिका का कोई एयरक्राफ्ट कैरियर, कोई मिसाइल सिस्टम ना इसराइल का वो रोक नहीं पाएगा। वो जाकर जब हिट करेगा तो उसने तबाही करनी है। तो ये अगर तबाह हो जाता तो समझ लिया 15-16 अरब डॉलर का आपका एक वॉरशिप तबाह हो जाता, तो ये जंग छिड़ चुकी होती और इतनी भयानक जंग होती, इतनी भयानक होती कि हम सब इस वक्त लपेट में आ जाते और चंद घंटों में तेल की कीमतें आसमान पर चली जाती, अमेरिकी फोर्सेस आ जाती, पूरी जंग की इस वक्त तैयारी शुरू हो चुकी होती। ये अब सूरत हाल है। अब दूसरा हमला कैसा है? दूसरा हमला बहुत ही ज्यादा भयानक हुआ ये कि इसराइल का एक शिप जो था, ये चौथे शिप की बात है, 3 इस वक्त कब्जे में ले लिए गए हैं यमन की जानिब से, ये चौथा शिप है। चौथा शिप ऐसा था कि इसराइल की फोर्सेस तो ऑलरेडी परेशान है कि ये हो क्या रहा है। यमन की फोर्सेस उतरी उस शिप के अंदर, उस शिप का जो अमला था वो इसराइली और दूसरे थे, वो असल में एक रूम में चले गए, आयरन रूम जिसे कहते हैं। वहां पर जाकर उन्होंने डिस्ट्रेस सिग्नल पास किया। डिस्ट्रेस सिग्नल ये होता है कि आप कॉशन जारी करते हैं और आप ये बताते हैं कि जी हमारे ऊपर हमला हो गया या शिप अगवा हो गया या कुछ भी हो गया, ये इस तरह की आप चीजें जारी करते हैं। उसके बाद हुआ ये कि जब यमन की फोर्सेस ने देखा कि ये जो नेवी का शिप है इनका, ये तो पूरी तरह हमारे कब्जे में आ गया है, तो ये लोग आयरन रूम तक चले गए हैं, तो चलो इसको यमन की जानिब मोड़ते हैं। और वो यमन की जानिब इसको मोड़ कर ले गए और उन्होंने कहा ठीक है, इसको वहां जाकर कितनी देर अपने आप को बंद रखेंगे, फाइनली तो इन्होंने बाहर निकलना है। जब उन्होंने सिग्नल दिया उनको पता नहीं चला,
उनके सिग्नल देने के बाद अमेरिका की फोर्सेस, दो ममालिक की फोर्सेस, एयर नेवी जो थी, और उनके तैयारे, उनके जहाज सारे आगे, उन्होंने चारों तरफ से इनको घेर लिया और वो इन पर ताबड़तोड़ हमले करने वाले थे। कि जब इन्होंने देखा कि चारों तरफ से इनके शिप आ गए, सब कुछ आ गया, क्योंकि पहले तो इन्होंने मौका ही नहीं दिया था ना इनको कि आप लोग किसी भी तरह, यानी आप देखिए जो पहले नेवी के शिप उन्होंने पकड़े उसमें तो मौका ही नहीं इनको मिला था कि वो डिस्ट्रेस सिग्नल पास कर सके। जब सिग्नल आप पास नहीं कर पाते, उन्होंने आकर पहले काम ही ये किया था कि कंट्रोल रूम के अंदर वो गए, उन्होंने जाकर इनको पकड़ लिया कि सिग्नल आप पास कर सके, क्योंकि इनको पता नहीं था ये होगा। तो इस वक्त वो सिग्नल पास हुए तो उसके बाद अमेरिका की फोर्सेस आ गई, उनकी फौजें आ गई, उनके कमांडोज और सारा कुछ आ गया, उन्होंने चारों तरफ से घेरा। इनके जो यमन के 5 जो लोग थे उन्होंने छलांगे मारी और छोटी बोट के अंदर गए कि हम यहां से निकलकर आगे निकल जाएंगे, लेकिन उनको घेर लिया गया और अमेरिका ने ऐलान किया है कि यूएस नेवी ने इस वक्त 5 जो लोग हैं यमन के उनको पकड़ लिया है और ये जो शिप था उसको वो कैप्चर करने जा रहे थे, वो सारे का सारा हमला नाकाम हुआ है। यानी उन्होंने कहा कि हमने पकड़ लिया है और इस सारी सूरत हाल के अंदर उन्होंने पूरी कहानी ये जो बयान किया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये एक बड़ी चीज़ है। यमन ने इस पर उनका मजाक भी उड़ाया है, लेकिन फिलहाल उन्होंने दावा किया है कि जी हमने ये काम किया है और वो कह रहे हैं कि हम इसकी फुटेज जारी करेंगे, क्योंकि हमारे पास वहाँ कैमरे लगे हुए थे, चीज़ें थी, ये सारा कुछ था। अब ये देखना है कि क्या वाकई ऐसा हुआ है और क्या वाकई सिग्नल उधर तक गए थे इतने, जो भी सूरत हाल है वो देखने को मिलेगी। आप यहां से अंदाजा कर सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर लड़ाई हो रही है। यानी ये आप इस बात को समझिए जरा कि ये बड़े पैमाने पर जंग छिड़ चुकी है। ये इस वक्त नेवी की जंग हो, पानियों की जंग हो, यमन इतने हमले कर रहा है बैलिस्टिक मिसाइल से, फलाना यानी एक आपका मिसाइल, एक आपकी चीज तबाह हुई और एक आपका बेड़ा गर्क हुआ तो बस आप ये समझ लीजिए कि जंग छिड़ गई। अमेरिका यानी इजराइल तो बड़ा परेशान होगा, वो तो चाहेगा कि क्यों इन्होंने इंटरसेप्ट कर लिया, इनके मिसाइलों को पकड़ लिए, काश ना पकड़ते तो आज तबाह हो चुका होता सब कुछ, हमारे लिए बड़ा फायदा होता। तो ये तो सूरत हाल इन्होंने इस वक्त पैदा की। लेकिन सबसे ज्यादा एक अजीबोगरीब मामला है, वो कुछ उस पर बात की जाए, वो ये है कि एक तो यमन इस पर पूरी तरह जंग में कूदा हुआ है, उसकी बैक पर खड़ा है ईरान और उसके साथ खड़ा हुआ है रूस। और अब आप ये देखिए कि वो पूरी तरह तबाह करें, खत्ते के अंदर बड़ी तबाही है। ईरान ने बार बार ऐलान किया है अमेरिका को कि तुम मिडिल ईस्ट के अंदर जो अड्डे हैं तुम्हारे फौजी अड्डे, उनको लेकर यहां से निकलो, क्योंकि तुम कसूरवार हो सबसे ज्यादा और हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अब आप अगर गौर करें तो ईरान के बयानात, यमन का हमला और ये सारा इस तरफ इस गिर्द जा रहा है कि आपको एक हमला, एक बड़ी लड़ाई जो है वो किस जगह होती हुई नजर आ रही है, वो क्लियरली आपको जो होती हुई नजर आ रही है वो आप अगर देख सकते हैं तो वो अब अमेरिका की जानिब जा रही है। क्योंकि अमेरिका इवन के बावजूद इसके कि अमेरिका इस वक्त इसराइल को कह रहा है कि तुम ये जंग बंदी करो और जंग बंदी की जो एक्सटेंशन है, डेट है, इसको मजीद बढ़ाओ, मजीद कैदी लेकर आओ ताकि मामला ठंडा रहे। कतर भी ये चाह रहा है, इजिप्ट भी चाह रहा है, मिडिल ईस्ट भी चाह रहा है, इवन के चाइना भी चाह रहा है, लेकिन इजराइल नहीं चाह रहा, लेकिन उसको करना पड़ रहा है। और बहुत सारी ताकतें नहीं चाह रही, गजा के लोग तो चाह ही रहे हैं क्योंकि उनकी तो इतनी तबाही कर दी है जिसकी इंतहा नहीं। अब आप ये सोचिए कि एक तरफ तो ये लड़ाई का सीना, दूसरी तरफ ये मनाजिर देखिए। हमास ने जो मनाजिर जारी अब ये किए हैं वो मनाजिर क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि किस तरह उनके लोग, यानी वो इजराइल के लोगों को लेकर आते हैं, सड़कों पर आ रहे हैं और लोग हमास के हक में नारे लगा रहे हैं। आप ये सोचें कि गजा पूरा तबाह हो गया है, उसके बावजूद उनकी गाड़ियां आ रही हैं, उनके ऊपर ग्रीन कलर का पेंट हुआ पड़ा है ताकि वो लोग पहचान ना सके, कुछ भी हो सके। लोग इनकी शक्लें नहीं देखते, लोग इनको जानते भी नहीं है, लेकिन उन्होंने इनको वोट देकर इनकी हुकूमत यहाँ पर बनाई हुई थी, इनकी पार्लियामेंट जिसको इसराइल ने तबाह कर दिया था। अब यहाँ पर वो पहुंचे हैं और वहां पर जब सड़कों पर पहुंचकर लोगों के पास से गुजरे तो उन्होंने जब कैदियों को देखा इसराइल के, आप ये देखिए वो इसराइल के तमाम कैदियों को बाय बाय कर रहे हैं, बार बार हाथ हिला रहे हैं और वो आगे से वेव कर रहे हैं, किस तरह वो उनको शाबाशी दे रहे हैं, ये मामला हो रहा है। ये जब चीजें और मनाजिर आई हैं तो इसके बाद इजराइल के अंदर इतनी बेचैनी पाई जा रही है कि किस तरह हमारे जो लोग हैं वो इनकी कैद में हैं और वो इनका शुक्र अदा करते हुए वापस आ रहे हैं। हालात इतने खराब हैं और सड़कों के ऊपर वो आजादाना घूम रहे हैं।
इसराइल की फोर्सेस उनको पकड़ने में नाकाम है और वो कहती हैं कि जी हमने इनको ढूंढना है, हमें सुरंगों से मिल नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि आप सिर्फ इतना बता दें कि आपको किस मकसद के पैसे दिए जाते हैं, बजट हम किस चीज़ का देते हैं, कि अगर आप लोग इनको पकड़ने में नाकाम रहते हैं, अगर आप इनको पकड़ नहीं सकते, आप इनका मामला नहीं सामने रख सकते, कि तो बताइए फिर आपने करना क्या है। ये जो इस वक्त सूरत हाल पैदा हुई है वो तो क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि कितनी बड़ी तबाही इसराइल के इस वक्त हो रही है, और सबसे बढ़कर खित्ता एक ऐसी जंग में कूदने जा रहा है। देखिए, एक आधा कोई चीज मिस होनी है, एक इवेंट होना है जिसके बाद ये लड़ाई बढ़ जानी है। नेतन्याहू ने कहा है कि मैंने तो गजा के अंदर जाकर बड़ी तबाही करनी है। अमेरिका उसको रोक रहा है, अमेरिका उसको वार्न कर रहा है कि तुमने ये हरकत की तो फिर उसके बाद इतनी तबाही होगी कि तुम इसको मैनेज नहीं कर पाओगे, तुम्हारी कैपेसिटी से चीजें बाहर हो जाएंगी। अब आप सोचिए जरा कि इस वक्त अमेरिका की फोर्सेस खत्ते के अंदर इतनी ज्यादा अलर्ट हो गई हैं, इतनी ज्यादा अलर्ट हो गई हैं कि जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। अब सोचिए जरा, इसराइल की आर्मी प्लान कर रही है कि हम गजा के अंदर मजीद खतरनाक ऑपरेशन करने जा रहे हैं, और जो बाइडेन ने उनको कहा है कि नहीं आप ये काम ना करें, आप किसी तौर पर ये काम ना करें। देखिए, यमन उनको बार बार कह रहा है, यानी यमन और ईरान का अगर आप देखें तो एक ही मौकफ है, और वो ये कह रहे हैं कि तुम लोग जिम्मेदार हो। मिसाल के तौर पर आप ये देखें कि यमन ने काम क्या किया है। यमन ने एक ऐसी सूरत हाल पैदा की है कि एक कार्टून जो है वो अब पूरी हर जगह पर मशहूर है, और वो कार्टून इस तरह चल रहा है जिसमें दिखाया ये जा रहा है कि किस तरह यमन की यानी जो फोर्सेस हैं, जिस तरह आप मछली का शिकार कर रहे होते हैं, इसी तरह वो दिखा रहे हैं कि किस तरह यमन के लोग जो हैं वो शिकार कर रहे हैं, और वो इसराइल के शिप्स को पकड़ पकड़ कर रख रहे हैं। देखिए, 3 शिप आपने इस वक्त पकड़ लिए हैं, अब ये चौथा भी पकड़ने वाले थे और वो नाकाम हो गया। लेकिन इस सारी सूरत हाल में देखना पड़ेगा कि यमन की क्या इस पर रिएक्शन देती है क्या। लेकिन आप ये सोचें कि 2 मिसाइल वहां पर दाग दिए गए, और फिर उसके बाद यहां पर भी हमला हो गया, और गालिबन इसकी टाइमिंग कुछ इस तरह से नजर आती है कि अगर हम देखा जाए कि यमन की अभी तक अमरीकियों से लड़ाई नहीं थी, यानी अगर आप ये देखें तो वो तो इसराइल पर हमला कर रहे थे। तो अगर उनका ऑपरेशन नाकाम हुआ है इस वक्त, तो जंग में तो ये होता है, तो इसका मतलब है कि उन्होंने अमेरिका से बदला लेने के लिए उन पर ये मिसाइल दागे। सवाल अब यहाँ पर जो सबसे खतरनाक है, अगर इसराइल इसमें कूद पड़ा है तो क्या वो इसराइल के फौजी अड्डों पर जो मिडिल ईस्ट के अंदर है वहां पर हमले करेंगे? ये एक बड़ा सवाल होगा, क्योंकि अभी तक पानियों के अंदर लड़ाई है। और आप ये देखिए कि सारी सूरत हाल में रूस चाहेगा कि वो हूथियों को बैक करे।